दोस्तों, आप सभी लोग प्रज्ञा और साबिर अहलूवालिया को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने कुमकुम भाग्य जैसे सुपरहिट सीरियल में काम किया था। मगर अब ये दोनों किसी भी टीवी सीरियल में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच साबिर ने कुमकुम भाग्य के सेट पर एक को स्टार का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया था, जिसकी वजह से सेट पर हंगामा हो गया था? और इतना ही नहीं, साबिर की हरकतें इतनी गलत थीं जिसकी वजह से साबिर का दो बार डिवोर्स भी हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा के ऊपर भी कई सारे इल्जाम लगे। प्रज्ञा के ऊपर एक लड़के से प्यार करने का इल्जाम लगा और बाद में जब उसे लड़के ने ब्रेकअप कर लिया तो प्रज्ञा ने उस लड़के के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। चलिए जानते हैं कुमकुम भाग्य के इन दोनों सुपरस्टार्स की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1। आज हम लोग बात करने वाले हैं शबीर अहलूवालिया की, जो दो बार शादी कर चुका है, जिसके ऊपर टीवी सेट पर काला जादू करने का आरोप है, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत गलत काम करता था। दोस्तों सुनो ये चौंकाने वाला सच। पहली शादी सिर्फ 3 साल चली, मीडिया में आग लग गई जब डिवोर्स हुआ। शबीर पे लगे पॉसेसिवनेस के इतने भयंकर इल्जाम कि इंडस्ट्री हिल गई। ब्लेम गेम इतना गंदा हुआ कि लोगों ने कहा अपनी बीवी को खुश नहीं रख सका। और फिर कुमकुम भाग्य के सेट पे टैंट्रम्स, को स्टार्स के साथ झगड़े, डिफिकल्ट एक्टर का टैग और 7 साल के शो को छोड़ने की वो असली वजह जिसे प्रोडक्शन हाउस ने छुपाया। आज हम खोलेंगे शबीर की जिंदगी के वो काले राज जिसे उसने सबसे छिपा कर रखा है। ये है वो चेहरा जो कैमरे के सामने कभी नहीं आया। 10 अगस्त 1979 मुंबई शहर के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम था शबीर। लेकिन दोस्तों ये कोई आम मिडिल क्लास घर नहीं था। ये था स्ट्रगल और सपनों का वो घर जहाँ पैसों की तंगी थी लेकिन हौसले बुलंद थे। शबीर के पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं जो करोड़ों में खेलते हो। नहीं दोस्तों, वो थे एक छोटे से बिजनेस को संभालने वाले एक साधारण आदमी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। माँ एक घरेलू औरत थी जो घर संभालती थी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या खास था इस परिवार में? दोस्तों खास था सपना। एक ऐसा सपना जो छोटे शबीर ने बचपन में ही देख लिया था। जमुनाबाई नारसी स्कूल, मुंबई का वो स्कूल जहाँ शबीर की पढ़ाई हुई। लेकिन सच कहूँ तो पढ़ाई में शबीर का दिल कभी नहीं लगा। टीचर्स कहते थे ये लड़का एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस एवरेज लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। क्लास में बैठे बैठे शबीर सोचते थे बॉलीवुड, शोहरत, कैमराज और वो चमकदार दुनिया जो टीवी पर दिखती थी। पढ़ाई ना, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। असली पैशन था एक्टिंग। पोदन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ भी वही कहानी। पढ़ाई से ज्यादा शबीर का ध्यान था मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में। और फिर एक दिन उन्होंने कर दिया वो काम जो मिडिल क्लास परिवारों में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, कॉलेज ड्रॉप आउट। जी हाँ दोस्तों, शबीर ने बीच में ही छोड़ दिया कॉलेज। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार में जहाँ एजुकेशन सबसे जरूरी चीज मानी जाती है, वहाँ बेटे ने कॉलेज छोड़ दिया एक्टिंग के सपने के लिए। घर में तूफान आ गया। पिता गुस्से में थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे, देखो पढ़ाई छोड़कर नाच गाना सीखने चला है। लेकिन शबीर का इरादा था पक्का। छोटे भाई समीर देखते रहे अपने बड़े भाई को। सोचते होंगे ये भैया कर क्या रहे हैं, लेकिन शबीर को परवाह नहीं थी किसी की। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, संघर्ष की, रिजेक्शन की और उन कड़वी सच्चाइयों की जो शबीर को सिखानी थी कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना दोस्तों वो तो जंग है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनेगा और फिर कंट्रोवर्सीज में इस कदर फंसेगा कि लोग उसकी असली पहचान ही भूल जाएंगे। अब शुरू होती है असली कहानी। 1999 मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर एक जवान लड़का घूम रहा है पोर्टफोलियो लेकर। एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन, एक रिजेक्शन से दूसरी रिजेक्शन। दोस्तों ये था शबीर अहलूवालिया का स्ट्रगल पीरियड, वो दौर जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। मॉडलिंग एजेंसीज के दरवाजे एक एक करके सब बंद होते गए शबीर के लिए। हाइट कम है, लुक सही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। बहाने तो बहुत थे, लेकिन मौके वो नहीं मिल रहे थे। घर की फाइनेंशियल हालत और बिगड़ती जा रही थी। पिता ने सपोर्ट देना बंद कर दिया था। हमने कहा था कॉलेज कंप्लीट करो, तुमने नहीं सुनी, अब खुद संभालो अपने आप को। कड़वे शब्द थे, लेकिन सच्चाई भी यही थी। अब शबीर के सामने 2 रास्ते थे, या तो वापस जाओ और माफी मांगो, या फिर खुद से प्रूव करो कि तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं था। और शबीर ने चुना दूसरा रास्ता। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स, जहां पैसे इतने कम मिलते थे कि महीने का खर्चा भी मुश्किल से चलता था। लोकल ब्रांड्स के लिए फोटो शूट्स, जहां ना रिस्पेक्ट थी ना अच्छी फीस। लेकिन शबीर को तो बस एक मौका चाहिए था। और फिर 1998 में आया एक छोटा सा ब्रेक, हिप हिप हुर्रे, एक शो जिसमें शबीर को मिली छोटी सी भूमिका। दोस्तों इतनी छोटी भूमिका कि लोगों को याद भी नहीं रहा, लेकिन शबीर के लिए ये था एक सुनहरा मौका। कैमरे के सामने पहली बार, लाइट्स, एक्शन और वो फीलिंग जो शबीर ने हमेशा महसूस करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, असली स्ट्रगल अभी बाकी था। क्या हादसा क्या हकीकत,
फिर एक और छोटा रोल, लेकिन लीड रोल नहीं दोस्तों, वो तो दूर की बात थी। शबीर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स खेल रहे थे, बैकग्राउंड में रह रहे थे, जबकि दूसरे एक्टर्स स्पॉटलाइट में आ रहे थे। ऑडिशंस का सिलसिला जारी रहा, हर रोज एक नई उम्मीद, हर शाम एक नया रिजेक्शन। कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते तुम ठीक हो लेकिन हमें कोई और चाहिए। ये शब्द शबीर के दिल में चुभते थे तीर की तरह। फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बढ़ गई कि कई बार शबीर को सोचना पड़ता था कि आज खाना खाऊं या कल के लिए बचाऊं, लेकिन हार मानना नहीं दोस्तों, ये शब्द शबीर की डिक्शनरी में नहीं था। और फिर आया कहीं तो होगा, एक ऐसा शो जिसने शबीर को थोड़ी पहचान दिलाई। लोग नोटिस करने लगे, ये लड़का कौन है, एक्टिंग तो अच्छी करता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ नोटिस होना काफी नहीं था, शबीर को चाहिए था एक ऐसा रोल जो उन्हें सुपरस्टार बना दे। साल गुजरते गए, 2000, 2001, 2002 शबीर छोटे मोटे रोल्स करते रहे। हर किसी को लगता था कि ये एक्टर कभी बड़ा नाम नहीं बन पाएगा। इंडस्ट्री में गॉसिप होती थी, शबीर ओहो वो तो सपोर्टिंग एक्टर है। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 12-13 साल बाद जब शबीर ऑलमोस्ट हार मानने की कगार पर थे, तब आया वो फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एकता कपूर, टीवी इंडस्ट्री की वो महारानी जिनके एक इशारे पर एक्टर्स की किस्मत बदल जाती है, उन्होंने शबीर को बुलाया अपने ऑफिस में और फिर ऑफर किया एक ऐसे शो का लीड रोल जो बनने वाला था टीवी हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे सक्सेसफुल शो। लेकिन दोस्तों क्या शबीर जानते थे कि यही शो एक दिन उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बनेगा, कि यही शोहरत उन्हें डिफिकल्ट एक्टर का टैग दिलवाएगी? नहीं, उस वक्त तो सिर्फ खुशी थी, बेहिसाब खुशी। अब शुरू होने वाली थी शबीर आहलूवालिया की असली जर्नी, शोहरत की, दौलत की, लेकिन साथ में कंट्रोवर्सीज की भी। 15 अप्रैल 2014 टीवी स्क्रीन्स पर आया एक नया शो कुमकुम भाग्य, और साथ में आया शबीर आहलूवालिया का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों एकता कपूर ने जब शबीर को अभी का रोल ऑफर किया तब इंडस्ट्री में तहलका मच गया। लोग सोच रहे थे शबीर सीरियसली इतने बड़े शो का लीड? लेकिन एकता को पता था कि वो क्या कर रही हैं। पहले एपिसोड से ही धमाल, अभी एक रॉक स्टार, स्टाइलिश, गुस्सैल लेकिन दिल का साफ, और सामने थी श्रुति झा बनकर प्रज्ञा, एक सिंपल सीधी साधी लड़की। ये दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज की केमिस्ट्री दोस्तों ये तो आग लगने वाली थी, और लगी भी। पहले ही महीने में शो ने तोड़ दिए टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स। शबीर रातों रात बन गए घर घर का नाम, सड़कों पर लड़कियां चिल्लाती अभी अभी। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शो की सक्सेस के साथ साथ बढ़ने लगी शबीर की फीस। स्टार्टिंग में जो पैसे मिलते थे वो कुछ नहीं थे पीक डेज के मुकाबले। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शबीर अपने पीक टाइम पर हर एपिसोड के लाखों रुपए ले रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, वो लड़का जो कभी मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए तरसता था, अब टीवी इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक था। अवार्ड्स की बारिश होने लगी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट जोड़ी, पॉपुलर फेस, हर कैटेगरी में शबीर का नाम। कुमकुम भाग्य बन गया था एक फिनोमिनन। लोग शादियां रोक देते थे शो देखने के लिए। ऑफिस में बातें होती, कल वाले एपिसोड में क्या हुआ, श्रुति झा के साथ शबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। दोस्तों ये तो मैजिक था। अभी प्रज्ञा की लड़ाई हो या रोमांस, हर सीन में जान थी। लेकिन साथ में शुरू हुई वो गॉसिप्स भी जो हर सक्सेसफुल ऑन स्क्रीन कपल को फेस करनी पड़ती हैं। लोग स्पेकुलेट करने लगे, क्या शबीर और श्रुति ऑफ स्क्रीन भी क्लोज हैं? मीडिया में फैलानी शुरू की अफवाहें, फोटोज एनालाइज की जाती, इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज देखी जाती। लेकिन दोस्तों ये सब था बस मसाला, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। शो को मिला लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरियल का टाइटल। साल दर साल कुमकुम भाग्य चलता रहा टॉप पर। शबीर का कंट्रीब्यूशन था इसमें कोई शक नहीं। उनकी एक्टिंग, उनका डेडिकेशन, उनका वो रॉक स्टार लुक, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन दोस्तों परफेक्शन हमेशा नहीं रहता। सक्सेस के साथ साथ आने लगी प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस और वो कंट्रोवर्सीज जिन्होंने शबीर की इमेज को धूमिल करने थी। सेट पर शबीर का एटीट्यूड बदलने लगा। ऐसा कहते थे कुछ लोग, पहले तो बहुत हम्बल थे लेकिन अब तो स्टार बन गए हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगी। लेकिन सच क्या था? वो शबीर रियली बदल गए थे या फिर ये सब था सिर्फ जेलसी? कुमकुम भाग्य की सक्सेस ने शबीर को सब कुछ दिया, पैसा, शोहरत, पहचान, लेकिन साथ में छीन भी लिया बहुत कुछ, प्राइवेसी, पीस और वो इनोसेंस जो स्ट्रगल के दिनों में था। अब शबीर अहलूवालिया सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे थे, वो बन गए थे एक ब्रांड। हर बात उनकी न्यूज बनती, हर एक्शन स्क्रूटिनाइज होता। और इसी बीच शुरू हुई वो कंट्रोवर्सीज जिन्होंने शबीर की पर्सनल लाइफ को सबके सामने ला दिया। लेकिन दोस्तों असली बवाल तो अभी शुरू होना बाकी था। कुमकुम भाग्य ने शबीर को स्टार बनाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ वो तो पहले से ही एक तूफान से गुजर चुकी थी। अब बात करते हैं उस काले अध्याय की
जिसने शबीर की इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, अब आता है शबीर अहलुवालिया की लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क चैप्टर। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोग फुसफुसा कर करते हैं, एक ऐसा स्कैंडल जिसने टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया था। आशिका गुराडिया, ये नाम सुनते ही शबीर की जिंदगी में आ जाता है एक तूफान। लेकिन शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी दोस्तों, सब कुछ तो बड़ा रोमांटिक लग रहा था। 2003 जब शबीर और आशिका मिले पहली बार, दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स, दोनों अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश में। आशिका एक खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस और शबीर एक एम्बिशियस हार्ड वर्किंग एक्टर। मैच तो परफेक्ट लग रहा था। डेटिंग शुरू हुई, लेकिन दोस्तों ये कोई नॉर्मल डेटिंग नहीं थी, ये था एक इंटेंस पैशनेट रिलेशनशिप। लोग कहते थे देखो कितने प्यार में हैं दोनों, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और फिर 2004 में शब्बीर ने ले लिया सबसे बड़ा डिसीजन, शादी। जी हाँ दोस्तों, बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना ज्यादा वेट किए शब्बीर ने कर ली आशिका से शादी। इंडस्ट्री में सब शॉक थे, इतनी जल्दी? अभी तो करियर भी सेटल नहीं हुआ। लेकिन प्यार में अंधे शब्बीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शादी के इनिशियल डेज सब कुछ अच्छा लग रहा था। कपल गोल्स, परफेक्ट पेयर, मीडिया में यही छप रहा था। पब्लिक अपीयरेंसेस में दोनों साथ, हाथ में हाथ। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो घर की चार दीवारी के अंदर थी। साल भर भी नहीं बीता और शुरू हो गई प्रॉब्लम्स, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। यही शब्द यूज किया गया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पर, फिर बड़ी बातों पर। शब्बीर का करियर अभी तक स्ट्रगल में था, आशिका भी काम की तलाश में थी। दोनों के स्ट्रेस लेवल्स पीक पर, और जब दो स्ट्रेस्ड लोग साथ रहे दोस्तों, तो एक्सप्लोजन तो होना ही था। 2005, 2006 साल बीतते गए, लेकिन रिश्ता बिगड़ता गया। पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो गई, साथ में देखना ऑलमोस्ट बंद। लोग नोटिस करने लगे क्या हो गया इन दोनों को। मीडिया ने शुरू कर दी अपनी इन्वेस्टिगेशन। गॉसिप कॉलम्स में छपने लगा शब्बीर आशिका मैरिज इन ट्रबल। लेकिन दोनों ने शुरू में मेंटेन की चुप्पी। सोचते होंगे चलो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ बढ़ती जाती हैं। 2007 वो साल जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया। सेपरेशन का अनाउंसमेंट, इंडस्ट्री में सन्नाटा, लोग हैरान, ऐसे प्यार में थे दोनों, फिर क्या हुआ? अब शुरू हुआ ब्लेम गेम। मीडिया रिपोर्ट्स में आने लगी तरह तरह की कहानियां। कोई कहता शब्बीर बहुत पॉजिटिव थे, कोई कहता आशिका करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती थी। कुछ सोर्सेज ने बताया कि शब्बीर चाहते थे कि आशिका घर संभाले, करियर कम करे, लेकिन आशिका थी एक इंडिपेंडेंट एम्बिशियस वुमन, वो क्यों सैक्रिफाइस करे अपना करियर? दूसरी तरफ कुछ लोग शब्बीर का साथ दे रहे थे। हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज चाहिए, लेकिन कौन सा कॉम्प्रोमाइज सही है, कौन सा गलत, ये तो दोनों ही जानते थे। डिवोर्स की कार्रवाई शुरू हुई, लीगल बैटल्स, कोर्ट के चक्कर, लॉयर्स की मीटिंग्स। दोस्तों सोचिए, वो कपल जो कभी प्यार में पागल था, अब कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा था। मीडिया ने इस पूरे मामले को सेंसेशनलाइज कर दिया। हर दिन नई खबर, हर दिन नया ट्विस्ट। शब्बीर ने ऐसा किया, आशिका ने वैसा कहा। टीआरपी के लिए कुछ भी। शब्बीर की इमेज पर लगा बड़ा धब्बा। लोग कहने लगे देखो शादी भी ठीक से नहीं निभा सके। इंडस्ट्री में कुछ लोग शब्बीर को अवॉइड करने लगे, ये तो अपनी वाइफ को भी खुश नहीं रख सका। आशिका की करियर पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने हैंडल किया स्ट्रांग होकर। शब्बीर दोस्तों वो टूट गए थे अंदर से। बाहर से भले स्माइल करते थे, लेकिन अंदर का दर्द वो सिर्फ वो ही जानते थे। डिप्रेशन के साइंस दिखने लगे, वर्क पर कंसंट्रेशन कम हो गई। कुछ डायरेक्टर्स ने कंप्लेन की कि शब्बीर सेट पर फोकस नहीं रहते, लेकिन कौन समझता था उनका दर्द। पोस्ट डिवोर्स आशिका ने मूव ऑन किया, नए प्रोजेक्ट्स, नई शुरुआत। लेकिन शब्बीर के लिए दोस्तों ये था एक ऐसा वुंड जो जल्दी भरने वाला नहीं था। पब्लिक सिंपैथी थी डिवाइडेड, कुछ लोग शब्बीर के साथ थे, कुछ आशिका के। सोशल मीडिया पर वॉर्स होती रही, शब्बीर सही जे नहीं आशिका को समझना चाहिए था। लेकिन सच दोस्तों, सच तो शायद दोनों ही जानते हैं। हमें तो बस वही पता है जो मीडिया ने बताया, जो गॉसिप्स में चला। असली कहानी वो तो शब्बीर और आशिका के दिलों में दफन है। ये डिवोर्स ने शब्बीर को सिखा दिया कि शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं होता, पर्सनल लाइफ की खुशी वो अलग चीज है। और दोस्तों शब्बीर ने सोचा होगा बस अब कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन किस्मत के प्लान्स कुछ और थे। दोस्त अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन पहली शादी का ये हॉन्टिंग एक्सपीरियंस क्या शब्बीर को दूसरी बार प्यार करने से रोक पाया, या फिर से दिल ने कर दी एक और गलती? चलिए पता करते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। शब्बीर ने सोचा था पहली शादी के बाद बस अब नहीं, लेकिन प्यार दोस्तों प्यार किसी को पूछ कर थोड़ी आता है। 2009 जब शब्बीर अपनी पहली शादी के दर्द से उभर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई एक और एक्ट्रेस से, कांची कौल, एक सिंपल डाउन टू अर्थ लड़की जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी। इनिशियल डेज में शब्बीर ने खुद को रोका, नहीं फिर से वही गलती नहीं करनी। लेकिन दोस्तों कांची में कुछ अलग था। शायद वो मैच्योरिटी, शायद वो अंडरस्टैंडिंग, या फिर वो कामनेस जो शब्बीर
शब्बीर को चाहिए थी। धीरे धीरे फ्रेंडशिप बनी, फिर वो फ्रेंडशिप बदलने लगी कुछ और में, लेकिन इस बार शब्बीर कॉशियस थे। रश नहीं किया, टाइम लिया, सब कुछ समझा। कोर्टशिप पीरियड लंबा रहा, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपरली जाना समझा। फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी इस बार, सब कुछ प्लान्ड था, रश्ड नहीं। शब्बीर के परिवार को थोड़ा हेजिटेशन था, फिर से शादी, पिछली बार तो देखा, लेकिन जब उन्होंने कांची को देखा, मिला, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। 2011 शब्बीर ने ली दूसरी बार शादी का फैसला, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था दोस्तों। छोटा सा सेरेमनी, कम लोग, ज्यादा प्राइवेसी, मीडिया सर्कस नहीं, बस क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली। इंडस्ट्री के रिएक्शंस मिक्स्ड थे, कुछ खुश थे, अच्छा है शब्बीर को फिर से खुशी मिली, लेकिन कुछ स्केप्टिकल। देखते हैं इस बार कितना चलता है। लेकिन दोस्तों ये मैरिज था डिफरेंट। कांची समझती थी शब्बीर को, उनके मूड स्विंग्स, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके पास्ट के स्कार्स, और शब्बीर भी थे ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। 2014 जब कुमकुम भाग्य शुरू हुआ और शब्बीर की लाइफ में आई मैसिव सक्सेस, तब कांची ने किया सपोर्ट। करियर के पीक पर होने के बावजूद शब्बीर का पर्सनल लाइफ था स्टेबल। और फिर सेम ईयर में आई खुशखबरी, ट्विन सन्स अजाय और इवायर का जन्म। दोस्तों इमेजिन करो, एक साथ दो बेटे, शब्बीर बन गए पप्पा, और वो भी डबल डोज में। फादरहुड ने शब्बीर को बदल दिया। वो वर्कहॉलिक एक्टर जो सेट से घर नहीं आता था, अब टाइम निकालने लगा बच्चों के लिए। प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गयी। कांची ने अपना करियर स्लो कर दिया बच्चों के लिए। कुछ लोग कहते फिर वही एक्ट्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन दोस्तों ये कांची का अपना डिसीजन था। उन्होंने खुद चुना फैमिली को। सोशल मीडिया पर शब्बीर कांची की फैमिली फोटोज आने लगी, हैप्पी फैमिली का इमेज, लेकिन इस बार आर्टिफिशियल नहीं था, रियल था। ट्विंस के साथ खेलते शब्बीर, कांची की मुस्कान, सब जेन्युइन लग रहा था। वर्क लाइफ बैलेंस, दोस्तों ये सबसे मुश्किल चीज होती है। शब्बीर स्ट्रगल कर रहे थे, एक तरफ डिमांडिंग शूट शेड्यूल, दूसरी तरफ फैमिली की जरूरतें, लेकिन कांची थी साथ, सपोर्ट कर रही थी। पहली शादी से ये मैरिज इतनी डिफरेंट क्यों थी? दोस्तों शायद इसीलिए कि दोनों मैच्योर थे, दोनों रियलिस्टिक थे, एक्सपेक्टेशंस कम थी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। शब्बीर ने इंटरव्यूज में कहा, कांची मेरी स्ट्रेंथ है, और सच में उनके करियर के उस फेज में जब कंट्रोवर्सीज घेर रही थी, कांची ने दिया साथ। बच्चों की अपब्रिंगिंग भी अलग स्टाइल में हो रही थी। शब्बीर चाहते थे कि अजाय और इवार को मिले नॉर्मल चाइल्डहुड, अवे फ्रॉम मीडिया ग्लेयर। प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी था। लेकिन दोस्तों परफेक्ट फैमिली लाइफ होने के बावजूद शब्बीर की प्रोफेशनल लाइफ में तूफान आने वाले थे। सेट पर जो हो रहा था वो घर तक नहीं आने देते थे, लेकिन कब तक? कांची को पता चलने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शब्बीर स्ट्रेस्ड रहने लगे, मूडी हो गए। क्या हुआ पूछने पर कुछ नहीं, लेकिन कांची जानती थी कि कुछ तो है। और दोस्तों वो कुछ था बहुत बड़ा। प्रोफेशनल कंट्रोवर्सीज जो शब्बीर को घेर रही थी, एलिगेशंस जो उन पर लग रहे थे, और वो रेपुटेशन जो वो खोने वाले थे। अब चलते हैं उस डार्क साइड की तरफ जो शब्बीर की प्रोफेशनल लाइफ में था। दोस्तों अब बारी है उस कड़वी सच्चाई की जिसे इंडस्ट्री इनसाइडर्स तो जानते थे, लेकिन पब्लिक से छुपाया गया। शब्बीर अहलूवालिया टीवी का फेवरेट एक्टर, लेकिन सेट पर एक बिल्कुल अलग इंसान। कुमकुम भाग्य के सेट की कहानियां दोस्तों अगर सब सच है तो ये बहुत शॉकिंग है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शब्बीर का बिहेवियर कई बार अनप्रोफेशनल हो जाता था। टैंट्रम्स यही शब्द था जो यूनिट मेंबर्स के मुंह से निकलता था। लेट आना सेट पर, फिर मेकअप में घंटों बैठे रहना, स्क्रिप्ट चेंजेस डिमांड करना, ये सब रेगुलर हो गया था। आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक कई बार शब्बीर देर से आते, फिर कहते मूड नहीं है आज शूट करने का। इमेजिन करो दोस्तों, पूरी यूनिट वेट कर रही है, प्रोडक्शन पर लाखों खर्च हो रहे हैं और लीड एक्टर कह रहा है मूड नहीं है। को स्टार्स के साथ इश्यूज की बात करें तो दोस्तों यहाँ खेल और गंदा हो जाता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि श्रुति झा के साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री उतनी स्मूथ नहीं थी जितनी ऑन स्क्रीन दिखती थी। प्रोफेशनल जेलसी के एलिगेशंस लगे शब्बीर पर। जब भी श्रुति को कोई सोलो सीन मिलता जहां वो शाइन कर सकती थी, शब्बीर अनकंफर्टेबल हो जाते। मेरा स्क्रीन टाइम क्यों कम हो रहा है, ये सवाल अक्सर उठता था। स्क्रिप्ट चेंजेस दोस्तों ये तो रोज की बात थी। राइटर्स परेशान हो जाते थे, ये लाइन नहीं बोलूंगा, ये सीन ऐसे नहीं होगा। शब्बीर की डिमांड्स नेवर एंडिंग थी। प्रोडक्शन हाउस के साथ नेगोशिएशंस या कहीं क्लैशेस। फीस हाइक की मांग तो समझ आती है, लेकिन जिस तरीके से डिमांड की जाती थी वो था क्वेश्चनेबल। या तो मेरी फीस बढ़ाओ या मैं शो छोड़ दूंगा, ऐसी धमकियां कई बार दी गईं। डायरेक्टर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस दोस्तों हर एक्टर के होते हैं, लेकिन शब्बीर के केस में ये बहुत ज्यादा था। मुझे बताओ मत कैसे एक्ट करना है, मैं जानता हूँ, ऐसे डायलॉग सेट पर सुनाई देते थे। यूनिट मेंबर्स की अनोनिमस कंप्लेंट्स आने लगी, सर बहुत रूड है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं करते। प्रोडक्शन को हैंडल करना पड़ता था ये सब। डिफिकल्ट टू वर्क विद, ये टैग लग गया शब्बीर को। इंडस्ट्री में वर्ड फैलने लगा, शब्बीर के साथ काम करना मुश्किल है। अदर प्रोड्यूसर्स सोचने लगे इन्हें साइन करें या नहीं। लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शब्बीर का कहना था कि वो सिर्फ परफेक्शन चाहते थे, मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, इसमें गलत क्या है। कुछ को एक्टर्स ने शब्बीर का सपोर्ट भी किया, वो डिमांडिंग है हाँ, लेकिन अनप्रोफेशनल नहीं। लेकिन ऐसी वॉइसेस कम थी, क्रिटिसिज्म ज्यादा। प्रोडक्शन डिलेज के लिए भी शब्बीर को ब्लेम किया गया। शब्बीर की वजह से शूट डिले होता है, ऐसी कंप्लेंट्स प्रोडक्शन हाउस को मिलती।
सेट का एटमॉस्फेयर दोस्तों वो खराब होने लगा था। जो शो प्यार और खुशी दिखाता था स्क्रीन पर, उसके पीछे का माहौल था तनावपूर्ण। शबीर का डिफेंस था, मैं लीड हूँ शो का, मुझे पता है क्या सही है। लेकिन क्या लीड एक्टर होने का मतलब ये है कि आप जो चाहे वो करें? मीडिया को भी भनक लगने लगी थी, गॉसिप कॉलम्स में छपने लगा, कुमकुम भाग्य सेट पर नहीं है सब ठीक, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने सब दबाया। सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि एकता कपूर को भी कई बार इंटरवीन करना पड़ता था, शबीर को कंट्रोल करो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जाते थे प्रोडक्शन टीम को। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या सच में शबीर इतने बुरे थे, या फिर ये सब था एग्जैजरेशन, मीडिया हाइप, या फिर जेलसी कुछ लोगों की? ट्रुथ और परसेप्शन दोस्तों दोनों में बहुत फर्क होता है। शबीर की असली पर्सनैलिटी क्या थी, ये तो शायद वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने क्लोजली काम किया उनके साथ। लेकिन इतना तो तय है, शबीर की इमेज पर असर पड़ा इन कंट्रोवर्सीज का। गुड एक्टर बट डिफिकल्ट पर्सन, ये टैग हट नहीं पाया। और फिर आया वो मोमेंट जब ये सब कंट्रोवर्सीज एक बड़े एक्सप्लोजन में बदल गईं। दोस्तों 2021 वो साल जब टीवी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। शबीर अहलूवालिया ने छोड़ दिया कुमकुम भाग्य, 7 साल चले शो को जो उनकी पहचान बन गया था, जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट था क्रिएटिव डिफरेंसेस, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री इनसाइडर्स जानते थे असली कहानी। और आज हम बताएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे था। जेनरेशन लीप। जब प्रोडक्शन हाउस ने प्लान किया कि शो में जेनरेशन लीप लाएंगे और अभी को दिखाएंगे एक बूढ़े आदमी के रूप में, फादर ऑफ ग्रोन अप किड्स, शबीर के लिए ये था बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। मैं बूढ़ा कैरेक्टर नहीं प्ले करूंगा, शबीर ने साफ साफ मना कर दिया। इमेज कॉन्शियसनेस दोस्तों हर एक्टर की होती है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली गई। प्रोडक्शन हाउस ने समझाया ये शो की डिमांड है, टीआरपी के लिए जरूरी है, लेकिन शबीर टस से मस नहीं हुए। मुझे मेरी इमेज की परवाह है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इमेज का मामला नहीं था, असली मुद्दा था पैसा। फीस को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे। शबीर चाहते थे मैसिव हाइक, प्रोडक्शन हाउस तैयार नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शबीर की डिमांड थी ऑलमोस्ट डबल फीस। शो मेरी वजह से चल रहा है, मुझे अकॉर्डिंगली पे करो, ये था शबीर का आर्ग्यूमेंट। प्रोडक्शन हाउस का काउंटर था, शो एक टीम एफर्ट है, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं चलता। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ वो बड़ा शोडाउन। नेगोशिएशंस फेल्ड, मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। दोनों तरफ अकड़ थी, हम नहीं झुकेंगे। शबीर ने दी अल्टीमेटम, या तो मेरी टर्म्स मानो या मैं चला जाऊंगा। प्रोडक्शन हाउस ने सोचा ये ब्लफ कर रहा है, नहीं छोड़ेगा शो। लेकिन दोस्तों शबीर ने कर दिखाया वो जो किसी ने सोचा नहीं था, एक्चुअली छोड़ दिया शो। इंडस्ट्री शॉक्ड रह गई, ये क्या कर दिया शबीर ने। एकता कपूर दोस्तों, उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बहुत नाराज हुई। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ये स्टार बनाया, और अब इस तरह छोड़ रहे हैं। फैंस का मैसिव बैकलैश आया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा, ब्रिंग बैक शबीर, अभी विदाउट शबीर। लेकिन शबीर ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। शो की टीआरपी दोस्तों वो गिरने लगी। कृष्णा कॉल को लाया गया रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन वो केमिस्ट्री, वो मैजिक, वो नहीं रह पाया। ट्रांजिशन एपिसोड, जब शबीर का कैरेक्टर शो से बाहर किया गया, उस एपिसोड को देखकर फैंस रोए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो गया था। सोशल मीडिया वॉर्स शुरू हुए, शबीर के सपोर्टर्स वर्सेस प्रोडक्शन हाउस के डिफेंडर्स। शबीर सही थे, नहीं प्रोडक्शन हाउस सही थी। बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। शबीर के इंटरव्यूज पोस्ट एग्जिट दोस्तों उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली बात की। शो के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। लेकिन असली रीजंस वो नहीं बताए। प्रोडक्शन का साइड उन्होंने भी मेंटेन की साइलेंस। हम शबीर को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन शो चलता रहेगा। प्रोफेशनल टोन में सब हैंडल किया गया। लेकिन दोस्तों मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन लीक्स हुई, उससे असली कहानी सामने आई। मॉनेटरी डिस्प्यूट्स, ईगो क्लैशेस, क्रिएटिव कंट्रोल की लड़ाई, सब कुछ था इसमें। व्हाट मीडिया डिडंट कवर दोस्तों वो थे वो बिहाइंड द सीन्स कॉन्वर्सेशंस। जो झगड़े हुए, जो थ्रेट्स दिए गए, जो अल्टीमेटम्स थे, सब कुछ कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया गया। शबीर और एकता कपूर का करंट इक्वेशन दोस्तों वो प्रोफेशनल है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या सच में नहीं है, या फिर ये सब है बस शो? इंडस्ट्री में इम्पैक्ट दोस्तों, शबीर को मिले थे कम ऑफर्स पोस्ट कुमकुम भाग्य। वो तो अपनी शो भी छोड़ सकते हैं, हमारे साथ कैसे काम करेंगे? प्रोड्यूसर्स सोचने लगे, लेकिन शबीर का डिसीजन था फर्म, मैं नहीं डरता, जो सही लगा वो किया। लेकिन दोस्तों क्या सच में ये सही डिसीजन था? टाइम ही बताएगा। अब शबीर के सामने था एक नया चैलेंज। टीवी के बाद क्या? दोस्तों कुमकुम भाग्य छोड़ने के बाद शबीर के सामने था बड़ा सवाल, अब क्या? टीवी इंडस्ट्री में जो पोजीशन थी वो तो खो दी, अब कैसे प्रूव करना है खुद को? OTT प्लेटफॉर्म्स, ये था नया अरीना। शबीर ने डिसाइड किया, टीवी छोड़ दिया, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई करते हैं। फितरत, ये था शबीर का पहला बड़ा वेब सीरीज, अल्ट बालाजी पर रिलीज हुआ। लेकिन दोस्तों रिस्पॉन्स वो नहीं मिला जो कुमकुम भाग्य में मिलता था। टीवी ऑडियंस और OTT ऑडियंस दोस्तों दोनों बहुत अलग है। टीवी पर जो चीज चलती है OTT पर वो नहीं, और शबीर को ये समझने में टाइम लगा। क्रिएटिव फ्रीडम दोस्तों OTT में ज्यादा होती है, लेकिन क्या शबीर उसे हैंडल कर पाए? मिक्स्ड रिव्यूज आए, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने कहा टीवी पर ही बेटर थे।
फाइनेंशियली भी बड़ा फर्क था। टीवी पर जो फीस मिल रही थी OTT में उतनी नहीं, लेकिन शबीर को एक्सेप्ट करना पड़ा। नई शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। ब्रांड एंडोर्समेंट्स दोस्तों वो भी कम हो गए पोस्ट टीवी एग्जिट। ब्रांड्स चाहते हैं वो फेस जो रेगुलरली दिखे, जिसकी रीच हो। शबीर की रीच कम हो गई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस डायरेक्शन में भी ट्राई किया शबीर ने। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक्टिव रहे, लेकिन वो क्रेज, वो एंगेजमेंट वो नहीं रहा। करंट प्रोजेक्ट्स दोस्तों कुछ छोटे मोटे काम यहाँ वहाँ, लेकिन वो बिग बैनर प्रोजेक्ट्स वो नहीं आ रहे थे। पब्लिक अपीयरेंसेस भी रिड्यूस हो गए। इवेंट्स में नजर नहीं आते, अवार्ड शोज में भी नहीं। शबीर कहाँ है, फैंस पूछने लगे। लेकिन दोस्तों शबीर हार नहीं माने। मैं कम बैक करूंगा, ये कॉन्फिडेंस अभी भी था। दोस्तों 2026 शबीर आलियावाला कहाँ खड़े हैं आज? कुमकुम भाग्य की शोहरत के बाद, कंट्रोवर्सीज के बाद, अब क्या प्रोफेशनल स्टेटस? दोस्तों थोड़ा क्वाइट फेस चल रहा है। बिग प्रोजेक्ट्स नहीं है हाथ में अभी, लेकिन कोशिश जारी है। फैन फॉलोइंग दोस्तों अभी भी है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन एंगेजमेंट पहले जितनी एक्टिव नहीं। इंडस्ट्री पोजीशन दोस्तों वो रिस्पेक्ट तो है, लेकिन वो स्टार पावर वो कम हो गई है। शबीर आलियावाला एक एक्टर जिसने शिखर देखा, घाटियां भी देखी, कंट्रोवर्सी से लड़ा, खुद से लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं अपने कमबैक के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। दोस्तों ये थी शबीर आलियावाला की कहानी। जन्म से लेकर आज तक एक मिडिल क्लास लड़के से टीवी सुपरस्टार बनना, फिर कंट्रोवर्सीज में फंसना और फिर खुद को ढूंढना। शबीर की जर्नी दोस्तों ये सिखाती है कि सक्सेस और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते हैं। शोहरत की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या शबीर फिर से वो मुकाम हासिल कर पाएंगे? क्या उनका कमबैक होगा? टाइम ही बताएगा दोस्तों। नंबर 2, एक औरत, 3 मर्द और एक ऐसा सच जो आज तक किसी ने सीधा नहीं बोला। आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने सालों तक तुम्हारे घर के टीवी स्क्रीन पर प्रज्ञा बन के राज किया। एक दिन अचानक उसकी मौत की खबर वायरल हो गई। करोड़ों फैंस रोने लगे, RIP लिखने लगे और वो जिंदा बैठ के देख रही थी अपना खुद का मातम। किसने फैलाई ये खबर? आज तक रहस्य है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक मर्द से प्यार किया, टूट गया, सीधा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ नाम जुड़ गया। 2 यार हमेशा के लिए दुश्मन हो गए और वो कहती रही मैं सिंगल हूँ। सालों तक ये नाटक चला। फिर स्टेज पर खड़ी होकर एक ऐसी पोएम पढ़ी जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। ये कहानी है श्रुति झा की। बिहार की एक मिडिल क्लास बच्ची से टीवी की सबसे बड़ी स्टार तक। लेकिन कैमरे के पीछे का सच इतना घिनौना है जिसे सुनकर आप भी प्रज्ञा से नफरत करने लगेंगे। दोस्तों 2006 की बात है। बिहार का एक जिला बेगूसराय। यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में 36 फरवरी 1986 को एक बच्ची पैदा होती है, श्रुति झा। अब आप सोच रहे होंगे बिहार, ब्राह्मण परिवार, टीवी एक्ट्रेस, ये कनेक्शन कैसे बना? रुको, पहले समझो कि वो कौन थी। श्रुति का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। न ज्यादा पैसा, न कोई इंडस्ट्री कनेक्शन। पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। इसका मतलब था शहर बदलता रहा। श्रुति और उसकी फैमिली कभी यहाँ कभी वहाँ, पहले बेगूसराय फिर कोलकाता। 10 साल एक बच्ची के लिए 10 साल एक जगह रहना, फिर अचानक उखड़ जाना। एक बार नहीं, बार बार। कोलकाता के बाद नेपाल, काठमांडू, वहाँ मॉडर्न इंडियन स्कूल में पढ़ाई, फिर वापस इंडिया, इस बार दिल्ली, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। 3 अलग शहर, 3 अलग स्कूल्स, 3 अलग भाषा, 3 अलग कल्चर। जरा सोचो एक बच्चे के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। हर बार नए दोस्त बनाना, हर बार नया माहौल, हर बार अपने आप को नई जगह प्रूव करना। और यही था वो एक्सपीरियंस जो श्रुति को बाकी सबसे अलग बनाता था। पढ़ने में वो एवरेज थी, लेकिन एक काम था जो वो दिल से करती थी। स्टेज परफॉर्मेंस, नुक्कड़ नाटक, स्कूल प्लेज, कुछ भी जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और उसकी माँ, एक बात याद रखना, जब एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली की बेटी ये कहती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो घर में क्या होता है? सपोर्ट नहीं मिलता। ज्यादातर फैमिलीज में तो सीधा ना बोल दिया जाता है। लेकिन श्रुति के अंदर कुछ ऐसा था जो रुका नहीं। दोस्तों अब ये भी सुनो कि फैमिली में एक बड़ी बहन मीनाक्षी थी और एक छोटा भाई शशांक। एक सिबलिंग से बड़ी, एक से छोटी, बीच वाली श्रुति। और बीच वाली संतान के बारे में लोग कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। शायद यही था श्रुति का रॉ मटेरियल। अब आता है वो टर्न जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, BA इंग्लिश ऑनर्स। साल था 2004 और यहाँ श्रुति को मिली एक चीज, वर्बम, इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी। यहाँ लोग प्लेस करते थे, शेक्सपियर पढ़ते थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे। श्रुति ने ज्वाइन किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामेटिक है। सोसाइटी ज्वाइन करने के कुछ ही सालों में श्रुति उसी वर्बम की प्रेसिडेंट बन गई। प्रेसिडेंट, एक
बिहार से आई मिडिल क्लास लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 साल पहले पूरी नई थी, वो अब एक सोसाइटी की लीडर बन गई थी। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्हें एक प्ले मिला जिसका नाम था रिचुअल इन ब्लड, स्टीवन बर्कऑफ का लिखा नाटक, 13वीं सदी की इंग्लैंड का ड्रामा, और श्रुति को लीड रोल मिला। उस प्ले में उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सर्किट में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर, नॉट बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर अवार्ड। एक बार फिर वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती थी, वो अपनी ही एक कैटेगरी थी। अब यहाँ एक सस्पेंस छोड़ता हूँ। उसी कॉलेज में उसी समय डिज्नी इंडिया का एक ऑडिशन छोटा था। श्रुति ने ट्राई किया, रिजल्ट धूम मचाओ धूम, डिज्नी इंडिया का टीन शो 2007, श्रुति का टीवी डेब्यू। लेकिन, और ये वो लेकिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस शो में एक और एक्टर भी था, एक लड़का जिसका नाम था विक्रांत मासी। और यहीं से शुरू होता है श्रुति की जिंदगी का पहला कंट्रोवर्शियल चैप्टर। क्या था वो, क्या हुआ था उनके बीच? अभी रुको, वो सब आएगा। पहले करियर का सफर पूरा समझो। दोस्तों, मुंबई में श्रुति की लाइफ आसान नहीं थी। कोई गॉडफादर नहीं, कोई सेटिंग नहीं, सिर्फ ऑडिशंस, रिजेक्शंस और छोटे रोल्स। 2008 में जिया जले, 2009 में शौर्य और सुहानी, एक प्रिंसेस का रोल। लेकिन फिर आया 2009 का ही शो ज्योति। इसमें श्रुति ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, एक बॉडी दो अलग कैरेक्टर्स। और श्रुति ने दोनों कैरेक्टर्स इतनी शिद्दत से जिया कि इंडस्ट्री वालों ने नोटिस किया। 2010 में रक्त संबंध, अंधेपन वाली लड़की का रोल। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि श्रुति अपने रोल में वल्नरेबिलिटी और क्वाइट स्ट्रेंथ लाई। एक न्यूज़पेपर ने एक पीवी एक्ट्रेस को इतना नोटिस किया, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2011 में। दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा, एक शो जो घर में होने वाली हिंसा के बारे में था। श्रुति ने एक ऐसी औरत का रोल प्ले किया जो अपने ही घर में तंग की जाती थी, जानवी, एक ऐसी कैरेक्टर जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आती थी। और इस शो में श्रुति के साथ काम किया हर्षद चोपड़ा ने। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो टीवी सीरियल से ज्यादा ड्रामेटिक थी। लेकिन वो अभी नहीं, पहले एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। 2013 में श्रुति को ऑफर मिला बालिका वधू में, एक सुपरहिट शो, एक तैयार ऑडियंस, गंगा का रोल। कोई भी नॉर्मल एक्ट्रेस होती तो खुशी से हाँ कह देती, लेकिन श्रुति ने कुछ वक्त बाद शो छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कैरेक्टर की डायरेक्शन पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रोड्यूसर से आर्ग्यू किया, उन्होंने अपनी बात रखी। सोचो, एक इंडस्ट्री जहाँ एक्टर्स हाँ जी करते हैं, वहाँ एक एक्ट्रेस ने खुद खड़ी होकर एक सुपरहिट शो छोड़ दिया सिर्फ अपनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए। ये था श्रुति का असली चेहरा, और यही चेहरा बाद में उन्हें और बड़े कंट्रोवर्सीज में डालने वाला था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, कुमकुम भाग्य, प्रज्ञा और 7 साल की वो जिंदगी। दोस्तों, 2014 जी टीवी पर एक नया शो लॉन्च हुआ, कुमकुम भाग्य। प्रोड्यूसर एकता कपूर, लीड एक्ट्रेस श्रुति झा, प्रज्ञा अरोरा मेहरा, एक सीधी सादी पतिव्रता पत्नी जो अपने पति से प्यार करती है, जो सबके लिए कुछ भी कर सकती है। ऑन स्क्रीन कैरेक्टर था, लेकिन फैंस के लिए वो रियल हो गई। शब्बीर अहलूवालिया ने अभी मेहरा का रोल प्ले किया, और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो तो किसी जादू से कम नहीं थी। अभी क्या, ये नाम फैंस ने दिया, और ये नाम घर घर तक पहुंच गया। टीआरपी चार्ट्स टॉप पर हर हफ्ते सालों तक। 2014, 2015, 2016 शो हिट था। अवार्ड्स की बारिश हो रही थी। इंडियन टेली अवार्ड, ITA अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड। श्रुति की शेल्फ अवार्ड से भर गई। 7 साल श्रुति ने प्रज्ञा को जिया। 2014 से 2021 तक एक कैरेक्टर इतनी सक्सेसफुली प्ले करना कि ऑडियंस और कैरेक्टर में फर्क नहीं रहे, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बोलता, 7 साल एक ही कैरेक्टर जीना इंसान को अंदर से कैसे अफेक्ट करता है। श्रुति वही कह रही थी जो डायरेक्टर चाहता था, वही कर रही थी जो स्क्रिप्ट में था। लेकिन असली श्रुति झा वो कहाँ थी? कैमरा के पीछे का सच वो सिर्फ श्रुति को पता था। और फिर 2022 में उनके और शब्बीर के एग्जिट की ऑफिशियल खबर आई। 7 साल बाद अभिज्ञा का चैप्टर बंद हुआ, लेकिन फैंस के लिए ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं था, ये एक युग का अंत था। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। तो स्क्रीन से नजर मत हटाना, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिला के रख देगा। याद है ना हर्षद चोपड़ा का नाम, जिनका जिक्र हमने किया था शो के दौरान? अब सुनाओ वो पूरी कहानी। दिल से दी दुआ के सेट्स पर 2011 में श्रुति और हर्षद चोपड़ा एक साथ काम करने लगे। ऑन स्क्रीन पति पत्नी और ऑफ स्क्रीन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों काफी क्लोज हो गए थे। 1 साल से ज्यादा का रिलेशनशिप। फिर क्या हुआ? ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला किसी ने, लेकिन जो रूमर आई वो एक तड़प देने वाली कहानी थी। कहा जाता है, और ये इंडस्ट्री का खुला रहस्य है, कि हर्षद को लगा कि श्रुति उनके एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। वो बेस्ट फ्रेंड कौन था? कुणाल करण कपूर। जी हाँ, एक्स का बेस्ट फ्रेंड। और यही वो रिश्ता था जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गॉसिप बन गया। 2015 से 2019 तक श्रुति और कुणाल की फ्रेंडशिप के बारे में खूब लिखा पढ़ा गया। दोनों
दोनों ट्रैवल करते थे साथ। बर्थडे विशेस इतनी पर्सनल होती थी कि लोग बोल रहे थे ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। फैंस उन्हें श्रोनर कहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2018 में श्रुति ने कुणाल के लिए जो बर्थडे पोस्ट लिखा वो इतना हार्टफेल्ट और पर्सनल था कि पूरी इंडस्ट्री में चर्चा हो गई। लेकिन दोनों ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। कुणाल पब्लिकली बोलते रहे सिर्फ दोस्त है। श्रुति ने भी यही कहा मैं सिंगल हूँ। और फिर 2019 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ हाँ सिर्फ दोस्त है। अब सवाल ये है अगर सिर्फ दोस्त थे तो इतना छुपाना क्यों? अगर कुछ था तो ऑफिशियली मानना क्यों नहीं? और अगर सच्ची में कुछ नहीं था तो ये दोस्ती इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती थी सबको? क्या ये रिश्ता बचाने की कोशिश थी या पब्लिसिटी का एक हिस्सा था या फिर कुछ और? ये छुपा हुआ सच आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2017 श्रुति झा को टीबी हो गया। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी जो इंडिया में कॉमन मानी जाती है, लेकिन जब एक फेमस एक्ट्रेस को होती है तो ये कोई छुपा हुआ रह नहीं सकता। बेड रिडन, काम बंद, एक एक्ट्रेस जो 7 साल से हर रोज सेट पर रहती थी अचानक घर में बंद। और यही वक्त था जब श्रुति ने पोएट्री लिखना शुरू किया। दर्द में, तन्हाई में, बेड सोर में वर्ड्स आने लगे। उनकी पहली पोएम थी चूड़ियां, एक ऐसी पोएम जो एक आदमी की तरफ से लिखी गई थी जो एक दूसरे मर्दाने इंसान से प्यार करता है। एक गे मेल की अंदर की आवाज। सोचो, एक मिडिल क्लास बिहार से आई ब्राह्मण लड़की, टीवी की सुपर हिट एक्ट्रेस, टीबी की बीमारी में पड़ी हुई, और वो लिख रही है एक गे कपल की कहानी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कुछ और था। ये एक अंदर की आवाज थी जो अब बाहर आना चाहती थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का वो चैप्टर जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया, जिसने फैंस को टोटे में डाल दिया, जिसने लिबरल्स को खुशी दी, कंजर्वेटिव्स को आग लगा दी, और जिसने श्रुति झा को एक एक्ट्रेस से कुछ ज्यादा बना दिया। साल था 2021, जनवरी का महीना। मुंबई में कम्यून इंडिया स्पोकन फेस्ट हुआ, एक पोएट्री इवेंट जहां पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स अपनी आवाज शेयर करते हैं। और स्टेज पर आई श्रुति झा। उन्होंने एक पोएम पढ़ना शुरू की जिसका नाम था कन्फेशंस ऑफ एन एसेक्सुअल रोमांटिक। पहली लाइन से ही दर्शक चुप हो गए। पोएम में एक ऐसी इंसान की कहानी थी जिसे किसी से भी फिजिकली अट्रैक्ट होना पसंद नहीं, जो सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहती है। एसेक्सुअल, एक वर्ड जो हिंदी में इजीली एक्सप्लेन नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट जो इंडिया में टैबू है। और वो पोएम सुनने वाले कौन थे? एक हिंदी टीवी इंडस्ट्री के लोग, वही ऑडियंस जिन्होंने श्रुति को प्रज्ञा के रूप में देखा था, एक परफेक्ट इंडियन बहू। और ये खबर जब वायरल हुई तो जो हुआ वो आपकी सोच से बाहर था। एक सेक्शन था जो बोला ये प्रज्ञा है, ये क्या बोल रही है, ये सब ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव वॉचर्स जो सालों से श्रुति की प्रज्ञा को आइडियल इंडियन औरत मानते थे, वो नाराज थे। एक एक्ट्रेस ने अपनी इमेज खुद खराब कर ली, यही उनका मानना था। दूसरा सेक्शन था LGBTQ कम्युनिटी। उन्होंने श्रुति को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया। फाइनली कोई बोल रहा है, ब्रेव, रियल। सोशल मीडिया पर सपोर्ट की बारिश हो गई। और बीच में कंफ्यूजन, क्योंकि श्रुति ने बाद में क्लैरिफाई किया पोएम उनके बारे में पर्सनली नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो LGBTQ कम्युनिटी की फीलिंग्स को वॉइस दे रही थी। उन्हें वो पर्सपेक्टिव समझ में आता था, इसलिए लिखा। लेकिन, और ये वो लेकिन है जो सब कुछ बदल देता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये पोम उनके लिए कथार्टिक थी। कथार्टिक मतलब जब कोई ऐसा लिखता या करता है जो अंदर से कुछ रिलीज करता हो। अब सवाल ये है, किसी और की फीलिंग्स को वॉइस देने के लिए पोम लिखना कथार्टिक क्यों होगा? अगर वो सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सरसाइज होती तो वो कथार्टिक क्यों कहती? क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई, या कुछ ऐसा था जो श्रुति खुद अंदर से फील कर रही थी लेकिन डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं था? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पोएम नहीं थी। चूड़ियां, गे मेल लव स्टोरी, चाबी गुम गई है, एक लेस्बियन लव स्टोरी, एक के बाद एक श्रुति LGBTQ थीम्स पर लिखती रही। ये सब तब हो रहा था जब इंडिया में सेक्शन 377 अभी रिसेंटली हटा था। ये सब तब हो रहा था जब एक कंजर्वेटिव टीवी इंडस्ट्री में ओपनली LGBTQ सपोर्ट देना करियर रिस्क था। जी हाँ, वो रिस्क ले रही थी जानबूझकर। और मीडिया के लिए ये एक फील्ड डे था। कुछ चैनल्स ने लिखा श्रुति झा एसेक्सुअल है, कुछ ने लिखा प्रज्ञा की एक्ट्रेस का शॉकिंग कन्फेशन, कुछ ने पूरी बात को ट्विस्ट करके ऐसा प्रेजेंट किया जैसे श्रुति ने कोई बड़ी गलती की हो। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद श्रुति के पास कुछ प्रोजेक्ट्स का ऑफर कैंसिल हो गया। कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली। वो जो एक सेफ एक्ट्रेस थी अब अनप्रेडिक्टेबल बन गई थी। क्या हर स्ट्रॉन्ग औरत को यही कीमत चुकानी पड़ती है? क्या सच बोलने की सजा मिलती है इस इंडस्ट्री में? आप सोचते हैं यहाँ खत्म हुआ? नहीं दोस्तों, एक और चैप्टर बाकी है। और यही वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी र्यूमर से शुरू होती है जो सच निकली। दिखाया था ना मैंने पहले, मौत की खबर। 2023 में श्रुति की मौत की खबर वायरल हो गई। एक्सीडेंट में मौत, RIP श्रुति झा। करोड़ों फैंस ने कंडोलेंसेस दिए और फिर श्रुति खुद सामने आई, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये सोचना बंद करो कि ये सिर्फ एक रैंडम र्यूमर था। ये र्यूमर इतनी तेजी से वायरल क्यों हुआ? इतने लोग क्यों मान गए? क्या एक एक्ट्रेस के बारे में इतना बुरा चाहने वाले थे कि ये खबर फैलाई गई? क्या
क्या ये किसी ने जानबूझकर फैलाया था? एक एक्ट्रेस जो LGBTQ के लिए आवाज उठाती है, जिसके रिलेशनशिप्स कंट्रोवर्शियल है, जो इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, क्या उसके दुश्मन बन गए थे? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार करता है। दोस्तों, कंट्रोवर्सीज के बाद का श्रुति का सफर भी सुनने लायक है। 2022 में वो खतरों के खिलाड़ी 12 में गई, केप टाउन साउथ अफ्रीका, स्टंट बेस्ड रियलिटी शो। एक एक्ट्रेस जो सेट पर एलिगेंट दिखती थी, वो अब सांपों के साथ हाइट्स पर और खतरनाक काम कर रही थी। 10वीं पोजीशन पर रही। टॉप नहीं किया, लेकिन किसी ने उन्हें वीक नहीं कहा, क्योंकि वीक होना और हारना अलग बात है। फिर झलक दिखला जा 10 में गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री और तीसरी रनर अप रही। एक एक्ट्रेस जो कभी डांस शो नहीं करती थी, वो स्टेज पर थी। 2023 में आया बॉलीवुड का मौका, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर की फिल्म। छोटा रोल, लेकिन बॉलीवुड एंट्री हो गई। बिहार की वो लड़की अब फिल्म स्क्रीन पर भी थी और फिर वापस टीवी पर। कैसे मुझे तुम मिल गए। नवंबर 2023 से मई 2025 तक अमृता का रोल अर्जित तनेजा के साथ, और नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ पर एपिसोड, चार्ज रिपोर्टेडली 7,000 से ज्यादा। खतरों के खिलाड़ी में 5 लाख पर एपिसोड। बिहार की एक मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक। दोस्तों, आज 2025 में श्रुति झा कौन है? वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, वो एक पोएट है जो LGBTQ के लिए लिखती है, जो टैबू टॉपिक्स पर बोलती है, जो अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करती है। वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने 7 साल एक कैरेक्टर को जिया, फिर एक दिन डिसाइड किया अब आगे बढ़ना है। वो आज भी ऑफिशियली सिंगल है। हर्षद के साथ रिलेशनशिप कभी कंफर्म नहीं किया। कुणाल के साथ भी यही हुआ। एक इंडस्ट्री जहां लोग अपनी जिंदगी खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, श्रुति ने अपनी प्राइवेसी बचाए रखी। क्या ये स्ट्रेंथ है या वो अब भी कुछ छुपा रही है? अब सवाल ये है कि जो श्रुति झा हम टीवी पर देखते हैं और जो श्रुति झा स्टेज पर पोएम पढ़ते वक्त दिखती हैं, क्या दोनों एक ही इंसान है, या एक वो जो दुनिया को दिखाना चाहती हैं और एक वो जो अंदर अंदर जीती हैं? क्या आपको लगता है उनका असली सच अभी भी सामने आना बाकी है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और एक और सवाल जो आज भी बेचैन करता है, एक एक्ट्रेस जो इतनी टैलेंटेड थी, इतनी अवार्ड विनिंग थी, जिसने एक सुपरहिट शो 7 साल चलाया, उसे इंडस्ट्री ने पोएट्री की वजह से थोड़ा पीछे क्यों धकेला? क्या ये सही था? क्या एक औरत को अपनी आवाज की इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। ये कहानी श्रुति झा की है, एक ऐसी औरत की कहानी जो ना कभी टूटी, ना कभी झुकी और ना वो बनी जो दुनिया चाहती थी। बिहार के बेगूसराय से निकली एक लड़की, 3 शहरों में बड़ी हुई, एक स्टेज पर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता, एक डेडली बीमारी से लड़ी, 7 साल एक आइकॉनिक कैरेक्टर को जिया, एक पोएम से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया और आज भी खड़ी